इसमें ही है, उसको आप अगर जान जाते हैं तो आसानी होगा। मान लें आपसे पूछा जाता है कि आप एज़ अ एसडीएम, एज़ अ एसडीपीओ तो ठीक है, अदरवाइज़ इसके अलावा भी आप एज़ अ आरओ, एज़ अ बीपीआरओ, एज़ अ बीडीओ, एज़ अ आरडीओ, बीडब्ल्यूओ किसी भी पद पे आप हैं तो उसका क्या वर्क प्रोफाइल है, उसका क्या एसआरटी मान लें प्रश्न आ सकता है, या आप कैसे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने मशीनरी को, कौन-कौन से होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आता है। तो उसको हम लोग एक-एक करके देख लेंगे कि पद का कौन-कौन से पद हैं और उसमें क्या-क्या एक उसके पास गाड़ी है कि नहीं है, वो लेवल लाइन का है कि नहीं है, गज़ेटेड है कि नहीं है। पोस्ट प्रेफ़रेंस इसलिए भी होता है कि अब पहले जब एसी था जब ऑप्शनल था तो थोड़ा-सा मार्जिन रहता था, अब तो 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर पे रैंक भागता है। तो अगर एक थोड़ा बहुत इधर-उधर मिस्टेक हो गया तो आपको मिलना चाहिए था कुछ और, मिल गया कुछ और। एक हमारे मित्र हैं, उनका एपीओ मिला हुआ है। वो अपने जो कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है या जो उनको जो मिला है कि उनको मज़ा नहीं आ रहा कार्य करने में। जबकि उनका रैंक अच्छा खासा रैंक था, मतलब टॉप 100 में रैंक था। जबकि उनको और भी पद मिल सकता था जैसे कि एआरसीएस वगैरह जो कि उससे अच्छे पद थे। परंतु जानकारी नहीं होने की वजह से अभी वो वर्तमान में एपीओ हैं और वो अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है, अपने पोस्ट से संतुष्ट नहीं है, मतलब और बेहतर उनका था मन। तो कहने का मतलब कि आप उसको जान लें, समझ लें, क्या-क्या प्रोफ़ाइल है, उसको कैसे रख लें और एक बार और चांस मैनुअली भी मिलेगा बीपीएससी में, तो आप उसको अरेंज कर लेंगे। और जिनको स्टडी करना है, उसके लिए भी बेनिफिट होगा कि वो आगे बैलेंस ऐसा चूज़ करें कि ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो, थोड़ा-सा बैलेंस्ड हो, तो देख लेंगे आप। ठीक है, हम लोग आते हैं, इसमें देखते हैं कि जब हम लोग पोस्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है कि वो किस लेवल का है, गज़ेटेड है कि नहीं है, डीडीओ है कि नहीं है, गाड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आवास है कि नहीं है। ये सब हम व्यवस्था हम लोग देखते हैं और साथ में जब हम लोग एक ऑफ़िस की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एक आपके पास 2 पियून भी होता है, आप गज़ेटेड हो, लेवल 9 के पदाधिकारी हैं, आप डीडीओ हैं, डीडीओ मतलब होता है ड्राइंग एंड डिस्बर्सल ऑफ़िसर। अपना और साथ-साथ अपने अंदर आने वाले जो भी कर्मी होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उसकी सैलरी निकालना। तो ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं और उस हिसाब से और साथ में कितना अच्छा पब्लिक इंटरेक्शन है, पब्लिक डीलिंग है, उसको भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला आपका है अनुमंडल पदाधिकारी या बढ़िया उपसंहारता, एसडीसी इसको हम लोग बोलते हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर। और जब थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा, आप कुछ दिनों का समय वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप एज़ अ एसडीएम भी काम करते हैं, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट या सब डिविज़नल ऑफिसर। और ये अधिकारी किसके होते हैं? बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसमें क्या बात ध्यान रखना है कि शुरुआत में आपको गाड़ी नहीं मिलती है। हाँ, बाकी चीज़ें आप लेवल लाइन के होते हैं, अधिकारी गेज़ेटेड होते हैं। आप जो उस पद पे आप डिप्यूट किए जाएँगे, तो स्वतः आपको अगर वहाँ गाड़ी मिलती है, जैसे कि आप डीपीआरओ बनते हैं, टीसीएलआर बनते हैं, एनडीसी बनते हैं, नजारत उप समाहर्ता, तो ये सब पद पे आप आपको प्रतिनियुक्ति की जाती है, तो आप स्वतः आपके पास सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन गाड़ी का क्या सीन होता है, स्टार्टिंग में आपको शेयरिंग गाड़ी होती है। ये भी डिपेंड करता है अगर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, वहाँ या सारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हैं, तो ऐसा भी होता है कि जाति के साथ भी मिल जाता है। लेकिन सामान्य तौर पे अभी देखा ये जा रहा है कि शुरुआत में 1 साल आपको शेयरिंग पे ही जब आपको पद मिल जाता है, और इतने सारे पद होते हैं कि कुछ न कुछ पद मिल ही जाता है। तो जब पद मिलने के बाद क्या होता है कि आपको ऑटोमेटिक हर चीज़ें मिल जाती है। अन्यथा आप किसी भी विभाग के, जैसे कि कुल लगभग हमारे यहाँ 48 डिपार्टमेंट्स हो चुके हैं, तो उसमें शाखाएँ होती है, अलग-अलग शाखाएँ होती है। सामान्य शाखा, पंचायत शाखा, विकास शाखा, नजारत शाखा, परिवहन, अलग-अलग शाखाएँ होती है। उस शाखाएँ में प्रभारी के रूप में भी कार्य करते हैं। शुरुआत में लेकिन जैसे कुछ जो फुल फ्लेज्ड जो पद होते हैं, इसकी हमेशा डिमांड रहती है। उसमें पीजीआरओ का पद आता है, डीसीआर का पद आता है, डीपीआरओ का पद होता है, एनडीसी का पद होता है। ये सब जो पद होते हैं, वो थोड़ा ग्लैमरस पद माने जाते हैं। तो वो 1-2 साल में या 1 साल में उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो विभाग भी नोटिफ़ाई करता है या
अदरवाइज डीएम के द्वारा भी नोटिफाइड किया जाता है, उसको प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये चीज़ें हैं एसडीसी में। वही जब आप 2-3 साल आपका वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, 4 साल गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, तो आपको एज ए एसडीओ, एज ए एसडीएम आपको प्रभार दिया जाता है। आप एज ए एसडीएम के रूप में कार्य करते हैं। जब एसडीएम के रूप में कार्य करते हैं, तो उसमें आपका वर्क प्रोफाइल बहुत अधिक हो जाता है। आपके क्षेत्र में आने वाले जो भी ब्लॉक हैं, उसके जो भी डेवलपमेंटल कार्य हो रहे हैं, उसका कार्य देख-रेख करना होता है। इसके अलावा मेन जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, पीडीएस का संचालन करना। उस क्षेत्र में अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी, प्रोसेशन होगा, तो लाइसेंस भी लेना, वहाँ पे उस संबंधित अनुमंडल अधिकारी का ज़िम्मेवारी होता है। कुल मिला के एक अनुमंडल अधिकारी क्या होते हैं, ओवरऑल उस क्षेत्र के, उस अनुमंडल के बॉस होते हैं। जितना भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के अगर किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ेगी, तो ज़िम्मेवार कौन होंगे? एसडीएम होंगे। तो एक तो हो गया कि योजना का क्रियान्वयन देखना, इंस्पेक्शन करना, साथ-साथ इम्प्लीमेंटेशन करवाना। दूसरा हो गया कि उस क्षेत्र में अगर कोई ऑर्गनाइज़ेशन होगा, कोई फंक्शन होगा, तो उसका भी अनुमति देना। तीसरा होता है क्या कि सेक्शन अभी वर्तमान में चेंज हो गया, तो 144 जो पहले होता था प्रिवेंटरी ऑर्डर, प्रोविशनरी ऑर्डर, इससे उसको बोलते हैं हम लोग प्रोविशन ऑर्डर। प्रोविशन ऑर्डर जो भी होता है, जैसे कि मान ली छोटा-मोटा लैंड डिस्प्यूट्स हुआ या छोटा-मोटा अगर मारपीट हो गया है, तो उनका एक एसडीएम कोर्ट भी चलता है। उस कोर्ट में सुनवाई होती है। इसके अलावा अन्य जो भी कार्य होते हैं, इलेक्शन का काम होता है, सेंसस का काम होता है, आपदा का काम होता है, ये सब कार्य तो देखना ही होता है। तो एसडीएम का कार्य बहुत लार्ज होता है और ये समझ लीजिए कि आपको कभी भी किसी भी तरह का कभी भी जाना पड़ सकता है। एज़ अ एसडीसी, एज़ अ डीपीआरओ, डीसीएलआर आप कंपैरेटिवली एसडीएम के कंपैरेटिवली थोड़ा-सा रिलैक्स्ड होते हैं। अदरवाइज़ एसडीएम का जो जॉब होता है, वो समझिए कि हेक्टिक तो होता ही है। आपको कभी भी, कहीं भी जाना पड़ सकता है। आपके क्षेत्र में जब भी घटना घटेगी, तो उसमें जाना पड़ सकता है। ये आप देखिए बेसिक डिफरेंस है कि क्या-क्या अंतर होता है मेनली। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बॉस होते हैं, बिलॉन्ग करता है बीएस, आईएएस आईएएस वाला भी होते हैं, लेकिन वो उसमें क्या है कि ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक नहीं रहते हैं। वो 6 महीना, मैक्सिमम 1 साल रहेंगे, फिर वो प्रमोशन उनका हो जाता है। पीडीएस का काम देखना होता है, डेवलपमेंट का काम देखते हैं। इसके अलावा कोर्ट उनका जो चलता है एज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, लैंड डिस्प्यूट वगैरह देखते हैं, आगे प्रोसीड होता है। तो ये पूरा आपका जब आप एज़ अ एसडीपीओ चार्ज लेते हैं तब। अदरवाइज़ क्या है कि आप लाइन डीवाईएसपी हैं, तो लाइन का अलग-अलग कार्य होता है, उसमें गाड़ियाँ जाती है, ड्यूटी कहाँ-कहाँ लगना होता है, ट्रैफ़िक में है तो ट्रैफ़िक देखना होता है। इसके अलावा आपका एसपी ऑफ़िस में आप जो भी फाइल्स वग़ैरह है, कौन-कौन सा कार्य है उसको साथ देखते हैं। साइबर में है तो साइबर का जो भी मैटर आ रहा है तो उसको देखते हैं। तो अलग-अलग बँटा हुआ है। तो 2 चीज़ ध्यान रखना है कि आप शुरुआत में डीवाईएसपी, एसडीपीओ नहीं बन जाता। लेकिन जब हम लोग कार्य की बात करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आप एज़ अ एसडीपीओ, मान लें आप एज़ अ एसडीपीओ अपने मंडल में हैं या किसी तरह घटना हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया या आपके यहाँ मेला का आयोजन कराना है, तो आप कौन-कौन सा कार्य करेंगे, कैसे करेंगे? हम लोग कल भी क्लास हुई थी तो उसमें हम लोग बात किए थे, एसआरटी का प्रश्न आता है। तो उसमें आप अगर आप जानते हैं कि क्या वर्क प्रोफाइल है एसडीपीओ का, क्या प्रोफाइल है एसडीएम का, कैसे कार्य करता है, तो आप आसानी से एसआरटी का जवाब दे सकते हैं या आपको क्यों इंटरेस्ट है आने में, उसका कार्य जानना है, ठीक है? तो ये दोनों हम लोग एसडीएम, एसडीपीओ के बारे में ओवरव्यू देखे हैं। दोनों लेवल लाइन का होता है, दोनों के पास गाड़ी होती है। एज़ एसडीएम, एसडीपीओ, आप एडीसी हैं, तो शुरुआत में आपको एडीसी की शुरुआत में आपको नहीं भी मिलेगी, पद मिल जाएगा, जो डेज़िग्नेटेड पद है, डीपीआरओ, डीसीएलआर, पीजीआरओ, तो आपको मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाता है। ये आपका है एसडीओ का और आपका हो गया डीवाईएसपी का। इसमें कोई इम्पोर्टेंट है तो 2 क्वेश्चन लेंगे, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ेंगे। सर एसडीएम और एसडीओ में सर क्या अंतर है? ठीक है। देखिए, एसडीएम और एसडीओ में बेसिक अंतर ये है कि हमारे बिहार में है एसडीओ मतलब होता है सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीएम मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अनुमंडल दंडाधिकारी और अनुमंडलाधिकारी। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग एसडीएम का
तब कहते हैं जब वो मजिस्ट्रियल पावर यूज करते हैं। पहले क्या था कि आईपीसी सीआरपीसी था, अब क्या है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता। तो ये जब मजिस्ट्रियल पावर का यूज करते हैं देन ही इज कॉल्ड एसडीएम, अदरवाइज वो एसडीओ भी है। एक ही व्यक्ति दोनों पद यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि अगर वो बस मजिस्ट्रियल पावर यूज कर रहे हैं तो वो एसडीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं, अदरवाइज डेवलपमेंटल कार्य देख रहे हैं या लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं या आपदा देख रहे हैं तो फिर एज एसडीओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। बस पहले क्या होता था कि एसडीओ ग्रुप में, अब आजकल हो गया है कि एसडीएम ग्रुप में क्या हो गया कि ये यहाँ पे मजिस्ट्रियल पावर ऑटो इंटर्निशिक है, अंतर्निहित है ना पावर। दैट्स वाई ऐसे कैसे हम डीएम को बोलते हैं जिलाधिकारी भी बोलते हैं और जिला दंडाधिकारी भी बोलते हैं। तो जब हम उसको संबोधित करते हैं दंडाधिकारी श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ कि वो मजिस्ट्रियल पावर यूज कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता का यूज कर रहे हैं। यही अंतर है बेसिक, जबकि होते हैं एक ही व्यक्ति का पद है वो। ये आप देख लीजिए यहाँ पे ओके थोड़ा सर। मैं बात बता दिया है। डीएम का अलग अलग पावर होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से ये होते हैं, फिर अलग अलग जो शाखाएं हैं जिसमें एसडीसी जो होते हैं ये बिहार प्रशासनिक सेवा, बीएस के जो अधिकारी होते हैं वो प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं। जो आप जिसको देख रहे हैं कि एसडीएम हम लोग बोलते हैं। जैसे जिला न्याय शाखा बन सकते हैं, गोपनीय शाखा बन सकते हैं, समान शाखा, विकास शाखा, आपूर्ति शाखा, लेखा शाखा, बहुत सारी शाखाएं हैं। तो इस शाखाओं के प्रभारी के रूप में एडीसी कार्य करते हैं। और ज़्यादातर जो डिमांड होती है इन सब पदों की डिमांड ज़्यादा होती है और बहुत से सारे पद अपने आप में गरिमापूर्ण पद हैं और सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो आपको हर चीज़ को जानना है। ये हम लोगों ने एडीसी के बारे में पढ़ लिया, डिवाइस के बारे में पढ़ लिया। हम लोग पढ़ते हैं आपका 5 नंबर जो है स्टैक। ये देखिए स्टैक, ये भी महत्वपूर्ण पद है लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा-सा डिक्लाइन हुआ है इसके माँग में। जैसे कि आप देखते हैं ना आईआरएस अ, भी थोड़ा-सा पहले की अपेक्षा है क्योंकि जब से ये ई-गवर्नेंस वाली बात हो गई है, फेसलेस रिकॉग्निशन की बात होगी तो थोड़ा-सा वर्क पहले की अपेक्षा कमा है और फिर भी अपने आप में ये पद का प्रमोशन बहुत अच्छा है। लेवल 9 का पद होता है, गेज़ेटेड होता है और काम तो बहुत सारा काम है जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना, जिनका अगर वैलिड नहीं है उसको नोटिस कराना, अगर वैलिडिटी खत्म हो गया जीएसटी उसको नोटिस करना, साथ-साथ समय-समय पे फर्म वहाँ पे विज़िट करते हैं कि जीएसटी जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेगुलर समय पे ब्लॉक में भी कैंप चलता है। सिर्फ़ जीएसटी गवर्नमेंट फर्म से नहीं, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से और गवर्नमेंट फर्म के जैसे मान लीजिए पंचायती राज संस्थाएँ हैं या आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट ही है, तो बहुत सा जो भी डिपार्टमेंट्स कार्य कराती है, आरडब्ल्यूडी है, आरसीडी है, तो वो सब भी टैक्स जमा नहीं करती है, जीएसटी जमा नहीं करती है। तो उसके लिए एक कैंप भी लगता है, तो इसका भी कार्य करना होता है। टैक्स इवेज़न से नहीं बचे, तो रेगुलर इंस्पेक्शन की जाती है। इसमें क्या बात है कि इनको शुरुआत में गाड़ी नहीं मिलता है। आप जब स्टैक होते हैं उसका जो पहला जो पद आपका है स्टैक है। स्टैक के बाद जीसीएसटी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर और फिर होते हैं जॉइंट कमिश्नर। उसके बाद होते हैं एडिशनल कमिश्नर, सॉरी छूट रहा है इसमें, डिप्टी कमिश्नर डीसीएसटी। तो स्टैक के बाद होते हैं डीसीएसटी, असिस्टेंट कमिश्नर के बाद होते हैं डिप्टी कमिश्नर। तो डिप्टी कमिश्नर जब आप बन जाते हैं 3 साल में, 4 साल में, तो आपको गाड़ी मिल जाती है। अदरवाइज़ आपको गाड़ी होती है, उसमें रोस्टर बाँट दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि और जो जिले पे जो इस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उसका नाम है जीसीएसटी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। तो इनके माध्यम से रोस्टर निकल जाता है कि 2 दिन ये पदाधिकारी लेके जाएँगे गाड़ी, 2 दिन ये पदाधिकारी लेके जाएँगे, 2 दिन ये लेके जाएँगे। बाँट दिया जाता है कि 2 दिन तो एक ही गाड़ी को रोस्टर बना कर के बाँट दिया जाता है कि फील्ड वर्क कर लेंगे इस 2 दिन में, बाकी 4 दिन में जो ऑफ़िस कार्य ये होता है। शुरुआत में लेकिन प्रमोशन इसमें ठीक है, जल्दी प्रमोशन हो जाता है। तो आपको डीसीएसटी बन जाएँगे तो आपको फुल फ्लेज्ड गाड़ियाँ मिल जाएँगी। कार्य वही है, अधिक से अधिक जीएसटी का कलेक्शन करना, रजिस्ट्रेशन करवाना, वैलिडिटी निकालना, कैंप कराना। अगर किसी तरह का बदमाशी कर रहा नहीं, बिना जीएसटी का ही बेच रहा है सामान तो उसको फिर यहाँ तक कि सीज़ भी की जाती है, फर्म को सील भी किया जाता है।
और ये आपका प्रमोशन हायरार्की है, लेवल 9 का है, गजेटेड है। ये एक्सटेक का है। वन ऑफ द बहुत महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट पद है सब रजिस्ट्रार। लेकिन एक सलाह इसमें यही है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे अगर रखना चाहते तो रख सकते हैं। बस यही इसमें ध्यान रखना होगा कि आप जो भी जवाब दे रहे हैं वो लॉजिकल हो, रेशनल हो, जस्टिफिएबल हो, वो देख लेना होगा। इसमें क्या है, सब रजिस्ट्रार है, जॉइंट सब रजिस्ट्रार है। ये लेवल 9 का पद होता है, गजेटेड होता है, आवास, गाड़ी सब कुछ मिलता है इसमें। आवास, देखिए आवास तो डिपेंड करता है कि वो उस जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस हिसाब से आपको आवास मिलेगा। गाड़ी तो मिलता ही है, लेवल 9 है, गजेटेड है, गाड़ी है। सर एक सब बेनिफिट, रजिस्ट्रार में गाड़ी नहीं है सर। नहीं गाड़ी है, बिल्कुल गाड़ी है। कहाँ से आप जान लिए गाड़ी नहीं है? कौन बता दिया आपको? सर यूं ही मतलब कि गूगल वगैरह पर सर्च कर रहे थे नहीं शायद नहीं नहीं ऐसे। नहीं नहीं बिल्कुल गाड़ी है, लेवल 9 है, गजेटेड है, गाड़ी है। गाड़ी है, उसके अलावा आप ये डिपार्टमेंट कौन सा मद निषेध उत्पाद है। इसमें क्या कार्य करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो भी लैंड, एसेट्स, बिल्डिंग्स रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सरकारी खजान को कैसे अधिक से अधिक, मान लीजिए कि जो भी पैसा, जो भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ज़मीन का, जो भी व्यक्ति आते हैं तो उसका रजिस्ट्री होता है, तो वो फिर जितने भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन जमा हो रहा है, रजिस्ट्रेशन फी, उसको साथ-साथ ट्रेज़री में जमा भी करना होता है। इनमें एक और चीज़ क्या है, ये विशेष विवाह पदाधिकारी भी कहे जाते हैं, स्पेशल मैरिज ऑफिसर। इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया जाता है ना, बोलते हैं कि कोर्ट से शादी कर लेना, कोर्ट नहीं, रजिस्ट्रेशन होता है मैरिज का, निबंधन होता है। मैरिज का भी होता है, डाइवोर्स का भी होता है, एडॉप्शन का भी होता है, जो चाइल्ड एडॉप्ट करते हैं उसका भी होता है। उसमें जैसे कि हम लोग एक पद है ना, एडीसीपी, असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन, तो उसके माध्यम से तो क्या कार्य है, मेन लैंड का, असेट्स का, बिल्डिंग्स का रजिस्ट्रेशन करना। इसके अलावा शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, मैरिज का, एडॉप्शन का, डाइवोर्स का। और एक महत्वपूर्ण कार्य इसका ये है कि विशेष विवाह पदाधिकारी तो होते ही हैं, साथ-साथ अभी जो वर्तमान में स्थिति ये चल रही है कि ये देखना पड़ता है कि जो बेचर है, बायर और सेलर, इसमें क्या होता है कि हमेशा कन्फ्यूजन में होता है। तो इसमें जो ध्यान रखेंगे कि जितने भी मामले बिहार में चल रहे हैं, वो लैंड डिस्प्यूट्स का मामला हमेशा चलते रहता है। तो ये सरकार का प्रयास हो रहा है कि इसको इंटीग्रेट करना है। जो आपका निबंधन विभाग है, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, ये पूरा विभाग का नाम है। निबंधन विभाग प्लस आपका एलआरसी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म्स, ये डिपार्टमेंट साथ में इंटीग्रेट करने का विचार चल रहा है। कि अब इसमें अभी फिलहाल में अभी ये है कि पहले क्या होता था कि आपको रजिस्ट्री कराने जाएँगे, साहब नहीं है, प्यून नहीं है, तो क्लर्क नहीं है। अब क्या हो गया है, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, आपको एक डेट मिलेगा, उसमें डेट चेंज कर सकते हैं कि हमको उस दिन जाना है, डेट आपको मिल जाएगा, आप फिर उस डेट को जाइए, आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये ऑनलाइन बेहतर हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ हो गया है। अब इसमें एक चीज़ और आ रहा है कि जो भी ज़मीन का मामला होता है, तो ये पता नहीं चलता है कि रजिस्ट्री एक ही ज़मीन का कई बार हो जाता है। तो सरकार का ये प्रयास चल रहा है कि भूमि विभाग को और साथ-साथ निबंधन विभाग को एक साथ इंटीग्रेट किया जाए, कि जो भी अगर रजिस्ट्री कराने जा रहे हो, तो ऑटोमेटिक पता चल जाए। ये आपका राजस्व विभाग बता दे कि नहीं, ये रजिस्ट्री ज़मीन का पहली बार किया जा रहा है, इससे पहले और किसके-किसके नाम से था, सारा उसका रिकॉर्ड हिस्ट्री निकल जाता है। ये ना हो कि ये फेक डबल रजिस्ट्री हो रहा है, क्योंकि जब तक किसी भी ज़मीन का पूर्ण खरीद और बिक्री तब होता है, जब उसका म्यूटेशन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं दाखिल-खारिज हिंदी में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे जब राजस्व विभाग का आएँगे। इसका आप देखेंगे हायरार्की, तो सब रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, ये सारा हायरार्की है। मेन आपको शुरुआत में अगर ठीक-ठाक रहा तो आप 10 साल में बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार। इसमें होता है ये तो जिला कैडर का, लेकिन अगर बड़ा जिला है तो वहाँ पे एक जिले में तो ऑफ़िस होते ही हैं, उसके साथ-साथ कुछ अंचल में भी ऑफ़िस होता है। जैसे मंडल ही है, जैसे यहाँ पे सिवान सदर है, 13
ब्लॉक का अनुमंडल है, तो वहाँ पे एक और भी बीच में दिया जाता है कि नहीं, इस क्षेत्र के आसपास एक बनाया गया है सब रजिस्ट्री ऑफिस, ताकि हर व्यक्ति को जिला नहीं आना पड़े, उसका काम वहीं पे हो जाए। तो ये प्रयास किया गया, लेकिन ये जिला कैडर का ही संवर्ग है, जिला कैडर है। ठीक है, ये आपका हो गया सब रजिस्ट्रार। हम लोग देखते हैं ये सब इलेक्शन ऑफिसर, इसको क्या बोलते हैं, अवर निर्वाचन पदाधिकारी। इसमें क्या है कि लेवल 9 का तो पद है, गजेटेड है, लेकिन इसमें गाड़ी नहीं मिलती है। डीडीओ स्टार्टिंग में तो नहीं होते हैं, बाद में बनते हैं डीडीओ। कार्य क्या है, निर्वाचन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, विधान परिषद का चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव होगा, पैक्स का चुनाव होगा, व्यापार मंडल का चुनाव होगा, मत्स्य का चुनाव होगा, जितने भी चुनाव होते हैं, उस चुनाव में इस पद का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हो जाता है और हमेशा चुनाव होते रहते हैं। कभी आपका एसएसआर का कार्य चलेगा, कभी एसआई का कार्य चलेगा, उसके अलावा लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत, व्यापार मंडल, पैक्स, ये सब भी सिर्फ यही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा नहीं चुनाव होता है, पंचायत, उसके अलावा भी और सारे चुनाव होते हैं बताया। तो उस चुनाव में भी इनकी एक्टिव रोल होता है, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इनके ऊपर डीईओ होते हैं, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर। ये इनके पास गाड़ियां होती है, गाड़ी होती है, गजेटेड होते हैं, डीडीओ होते हैं, और ये एसीओ रिपोर्ट करते हैं डीओ को, डीओ रिपोर्ट करते हैं डीएम को। डीएम क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी। डीओ क्या होते हैं, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर, उप निर्वाचन पदाधिकारी। सॉरी, ये आपका हायरार्की है। इसके अब प्रमोशन में क्या होता है, डीओ के बाद आप एडीओ बनते हैं, फिर अंडर सेक्रेटरी बनते हैं। मतदाता सूची हो गई, एसएसआर हो गया, जितना भी इलेक्शन का कार्य होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग कार्य भी होते हैं। इलेक्शन के समय तो और कार्य की महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है इनकी। ईवीएम सीलिंग का है, डिस्पैच का है, क्योंकि एक तरह से ये डिपार्टमेंट ही बनाया गया है इसलिए कि डायरेक्ट लाइजनिंग विभाग से कुछ भी निर्देश आता है। जैसे वर्तमान में निर्देश आया है कि कलर्ड वोटर लिस्ट, पहले क्या होता था कि व्हाइट एंड ब्लैक ही आता था, इस बार कलर्ड लिस्ट आया, कलर्ड वोटर लिस्ट आया है, और उस कलर्ड वोटर लिस्ट में ही जो छापना है 6 है, 7 है, 8 फॉर्म होता है, 3 तरह का, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8। 6 से रजिस्ट्रेशन करते हैं, 8 से डिलीट करते हैं, 7 से एडिट करते हैं, किसी का नाम गलत हो गया, किसी कुछ ब्लड हो गया, ये 3 तरह का फॉर्म होता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, अभी भी चल रही है, ऐसे उसको हम एसएसआर बोलेंगे, स्पेशल सर्वे रिवीजन। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, एसआईआर, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इनका कार्य, इलेक्शन से संबंधित जो भी कार्य होगा, एक तरह से जिला लेवल पे नोडल डिपार्टमेंट कौन होते हैं, यही होते हैं, डीओ देखते हैं, और डीओ को असिस्ट कौन करते हैं, एसीओ करते हैं। तो डीएम एक पास बहुत सारे काम है, तो डीओ रिपोर्ट करेंगे डीएम को। ये आपका ये है, प्रोफाइल हो गया। ठीक, इसको हम लोग देखते हैं बीएस, बिहार एजुकेशन सर्विस। इसमें ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। पहले और ज़्यादा अधिक फुल फ्लेज पावर थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट में जो भी वर्क्स हो रहे हैं, तो उसको विभाग के द्वारा ही या अलग वर्क्स डिपार्टमेंट बना दिया जा रहा है। पहले क्या होता था कि जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते थे, सारा काम डीओ के माध्यम से ही होते थे। अभी वर्तमान में स्थिति क्या है कि टेंडर जो है विभाग से निकल जाता है, या दूसरा चीज़ ये होता है कि अलग से वर्क्स डिपार्टमेंट ही बना दिया जाता है, मेडिकल में भी है, हेल्थ में भी है। तो पहले काम था कि डेवलपमेंटल काम देखना है, साथ-साथ मॉनिटरिंग का काम भी देखना है, इंस्पेक्शन करना है, जो भी योजनाएँ आ रही है उसको भी धरातल पे लाना है, तो थोड़ा-सा काम को ये लोड कम किया गया है। अभी क्या है, जब आप स्टार्टिंग में आपको बीएस मिलता है, बिहार एजुकेशन सर्विस, तो डीपीओ होते हैं। एज ए डीपीओ के रूप में आप डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बनते हैं। उसमें 5 है, स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट, समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील, योजना लेखा और माध्यमिक शिक्षा। एस्टेब्लिशमेंट में क्या है, स्थापना का मतलब होता है कि
सारे जितने भी उसके अंदर स्टाफ्स आ रहे हैं कि जितने भी शिक्षक हैं उनकी सर्विस बुक्स, उनका छुट्टी, सीएल, ईएल, मेडिकल लीव, वो सारा सैंक्शन यहीं से होता है, उसका देख-रेख होता है, सैलरी का अलॉटमेंट यहीं से जाता है। अगर कोई सो कॉज आ गया है, सस्पेंशन करना है, तो सारा यहाँ पे डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। समग्र शिक्षा अभियान, उसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बात हो, जो भी जितना भी कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट, जो भी समग्र शिक्षा अभियान का जो भी कार्य होता है, कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो, उसके लिए डीपीओ ये देखते हैं। मिड डे मील क्या है? मिड डे मील में पहले क्या होता था कि उस स्कूल के जो प्रिंसिपल होते थे, हेड टीचर होते थे, वही देखते थे। अभी क्या किया गया, बाँट दिया गया है कि नहीं, उसको स्पेशल अलग से एक व्यक्ति को रिक्रूट किया जा रहा है कि ताकि शिक्षक को मुक्त किया जाए, वो पढ़ाएँ, इसमें इन्वॉल्व नहीं रहें। तो मिड डे मील का उसमें खाना मिला है कि नहीं मिला, मेन्यू से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका निरीक्षण करना, सारी चीज़ों को देख-रेख करना, योजना लेखा अकाउंटिंग, जो भी पैसे आ रहे हैं उसका अकाउंटिंग का देख-रेख डीपीओ के माध्यम से ही, और ये माध्यमिक शिक्षा। तो ये और जो योजनाएँ हैं, विज्ञान पोर्टल है, पीलो पोर्टल है, वगैरह-वगैरह। तो स्टार्टिंग में हाँ, इसमें ये बेनिफिट ये है कि आपको स्टार्टिंग के साथ हफ्ते के साथ ही लेवल 9 है, गज़ेटेड है, गाड़ी भी मिल जाती है। लेवल 9 भी है, गज़ेटेड भी है, गाड़ी मिल जाता है। लेकिन इन सब के बॉस कौन होते हैं? डीईओ होते हैं, जो इनका प्रमोटी पद है वो, प्रमोशन होने के बाद बनते हैं। सामान्य तौर पे 5 साल लगता है। अगर आपकी बेहतर है पकड़, बेहतर अच्छे तरीके से काम कर किए हैं, आपका इमेज अच्छा है, तो पहले हो सकता है, लेकिन मिनिमम 5 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स लगते हैं। तो इन सारे के रिपोर्टिंग डीओ होते हैं, डीओ के बाद डीएम। इनका प्रमोशन ऊपर, इसके बाद आप डीओ बनते हैं, उसके ऊपर फिर डिप्टी डायरेक्टर भी बनते हैं, उसमें सेकेंडरी हायर है। जब आप जाएँगे उसके बाद डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के रैंक में, डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं, तो सारा कॉमन ही है। जो हम लोग जानते हैं सेक्रेटरी में तो अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, स्पेशल के बाद एडिशनल, उसके बाद सेक्रेटरी, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ये हायरार्की हम लोग पढ़ाए भी हैं, फिर से एक बार देख लेंगे। तो ये आपका है बिहार एजुकेशन सर्विस का। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट्स है? ज़्यादा नहीं, 1-2 डाउट्स लेंगे, हम लोग लास्ट में अच्छे से लेंगे डाउट्स। कुछ इम्पोर्टेंट अच्छा लग रहा है तो कोई पूछ लीजिए, अदरवाइज़ हम लोग लास्ट में लेंगे। सर, बताइए। एक प्रश्न था। जो सर निबंधन विभाग के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें मुख्य रूप से काम है सर जमीन के निबंधन का। तो सर उसमें मध्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन इस नाम का क्या कोई उसमें है कंसर्न? नहीं, नाम नहीं, देखिए नाम ही है उसका, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। तो मद्य निषेध अलग, देखिए एक ही विभाग को मर्ज किया हुआ है। अब देखिए ये विभाग, अब उसमें आप कैसे देखते हैं, एलआरसी है ना, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, ये विभाग का नाम है, पता है? इसमें क्या होता है, राजस्व एवं भूमि सुधार, मतलब राजस्व का कलेक्शन होगा, साथ-साथ भूमि सुधार की बात की जाएगी। वो नाम रखा गया है उसमें, जो एक्साइज आप जो बात कर रहे हैं, प्रोविजन, एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये नाम है, ये इसका अलग काम है, अपना इसका अलग काम है, लेकिन जो भी सेक्रेटरी बनते हैं तो ये एक ही डिपार्टमेंट है, अलग नहीं किया गया है। हाँ, उसमें ये होता है कि अभी जो प्रोविजन, जो दारू पकड़ा जाता है, शराब पकड़ा जाता है, तो उसमें शुल्क जमा करना होता है। जैसे अगर एक्साइज सुपरिटेंडेंट पकड़ेंगे गाड़ी शराब से, या तो उसका शुल्क जमा करना होता है। तो शुल्क जमा करने के बाद ही गाड़ी छूटती है, उसका एक कोर्ट हियरिंग होता है, उसमें डीपीआरओ का कोर्ट हो सकता है, पर होता तो पावर डीएम के पास है, डीएम के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो दे दिया जाता है, पावर को डेलीगेट किया जाता है। तो डीपीआरओ कोर्ट में सुनवाई होती है, डीसीएलआर कोर्ट में सुनवाई होती है, क्योंकि जहाँ-जहाँ बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा मामले देखे जाते हैं गाड़ी पकड़ने के, तो फिर उसका शुल्क भी जमा होता है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वो ट्रेज़री के माध्यम से जमा होता है। दोनों अपने आप में अलग-अलग चीज़ें हैं। उसको बस ये शुरू से विभाग चलता आ रहा है, अलग नहीं किया गया है। सरकार को लगेगी पॉलिसी वाली बात है, लगेगी तो चेंज करेंगे। इसे वर्तमान में चेंज किया गया, अलग से बनाया गया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी सर। ARCS ये बहुत अच्छा पद है। सबसे अच्छी बात है इसमें कि आपको अभी जो वर्तमान में 71 का जो पद आ रहा है उसमें BCO का जो पद अब तो BPSC से जुड़ गया है। तो ये भी BCO पद का जो पद है वो भी BPSC से आ रहा है और ARCS का पद भी BPSC से ही आ रहा है। जबकि ARCS इसके बॉस हो जाते हैं। तो जितने भी BCO होते हैं ब्लॉक लेवल पे उसको पूरा नाम है BCEO लेकिन BCO ही कहा जाता है। ब्लॉक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी और इसका नाम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका क्या काम है कि जितने भी BCO हैं उसका फंक्शन प्रोफाइल, उसका मॉनिटरिंग करना, इंस्पेक्शन करना, धान की अधिप्राप्ति हो रही है कि नहीं, पैक्स अच्छे तरीके से संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो भी पैक्स का काम है कंप्यूटराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर वहाँ पेट्रोल पंप खोलना तो खुल रहा है नहीं है, लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो सहकारिता विभाग कार्य करती है तो ग्राउंड लेवल पे कौन देखते हैं, BCO ही देखते हैं। BCO के नीचे होता है प्रबंधक होता है। जिस तरीके से पंचायत कुल 8053 पंचायत है, 8053 पंचायत है, उसी तरीके से पैक्स भी होते हैं। एक पैक्स में एक पैक्स अध्यक्ष होते हैं जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और एक प्रबंधक होते हैं। जिस तरह से ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि पंचायत सचिव होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी होते हैं। ये सेम प्रक्रिया है। तो जो धान की अधिप्राप्ति हो, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो, सरकारी सुधा केंद्र खोलने की बात हो रही है, लोन देने की बात हो रही है, डीजल अनुदान देने की बात, ये सारा कार्य है पैक्स का, सहकारिता विभाग का। तो उसमें BCO इसको ब्लॉक लेवल पे देखते हैं, प्रबंधक के माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से कार्य कराते हैं। धान की अधिप्राप्ति, धान की अधिप्राप्ति का मतलब क्या होता है कि धान की खरीदारी की जाती है, किसानों से खरीदारी की जाती है और उसको मिल्स में पहुंचाया जाता है। अलग-अलग मिल्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट मिल्स होते हैं, कुछ प्राइवेट मिल्स होते हैं और मिल्स के बाद फिर जाता है SFC, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के पास। फिर वहां से फिर आता है गोडाउन में, किसको मिलता है, वो मिल जाता है फिर आपूर्ति विभाग को। तो सहकारिता विभाग खरीदारी करती है कृषि विभाग से एक तरह से या पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से। अध्यक्ष क्योंकि लोकल होते हैं तो जहाँ-जहाँ जो भी किसान कि आप कितना धान दे पाएंगे, कितना क्विंटल दे पाएंगे, एक मोटा-मोटी एक एस्टिमेट बनता है। उस हिसाब से धान की खरीदारी होती है और मिल्स में फिर वहाँ से पैसा फिर मिल के बाद जाता है SFC के बाद, SFC फिर पैसा किसान को DBT के माध्यम से, उसमें बीच में बिचौलिया का चीज़ नहीं है। ये प्रक्रिया होती है, उसके बाद वो PDS में SFC के माध्यम से खाना कहाँ पहुँचता है, चावल PDS के पास पहुँचता है। तो ये सारा प्रक्रिया का देख-रेख BCO के ऊपर ARCS होते हैं, ARCS के ऊपर DCO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर। ये सारा कार्य है। साथ-साथ एक महत्वपूर्ण कार्य है रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू पैक्स मेंबर। जो नया पैक्स मेंबर बनना चाहते हैं उसका भी रजिस्ट्रेशन अगर किसी तरीके का 45 डेज का समय होता है, अगर पैक्स अध्यक्ष को ही अप्रूव करना होता है, वो अध्यक्ष नहीं अप्रूव करेंगे तो सुनवाई ये करते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार करते हैं। 11 लाइन है, गजेटेड है, DDO है, गाड़ी है, सभी की सैलरी, BCO की सैलरी कौन देते हैं, ARCS देते हैं। एक अच्छा पद है, बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं है, बहुत कम नहीं है, बीच का पद है, बैलेंस्ड है, बहुत अच्छा पद है। ये डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, जिला इंकेशन पदाधिकारी, ये पद 11 लाइन होते हैं, गजेटेड होते हैं, DDO होते हैं। इसमें ये सहयोग समिति वाला देखिए, एक होता है कि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, एक होता है डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर। जैसे पंचायत का भी अपना एक डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर होता है जो कि ADPRO होते हैं। अभी ये भी सहयोग समिति का ये डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स में जो भी धान की प्राप्ति हो रही है, जो भी फंड आ रहा है, जो भी कंपैरिजन का खर्चा, तो सारा का ऑडिट लेखा जोखा उसी इन्हीं के निर्देशन में जाता है। तो ये सहयोग समिति मतलब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जिला लेवल पे ये डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर है। अलग-अलग एक ओवरऑल भी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर होते हैं। तो ये सारा कार्य है जितना ऑडिट करना, कोऑपरेटिव बैंक्स कितना लोन दिया है, SCDC, इसके अलावा कुछ भी तरह काम हो रहा है, कंपैरिजन का काम हो रहा है, धान प्राप्ति का काम हो रहा है, तो सारा उसका देख-रेख करना होता है। मेन क्या है ऑडिट का काम क्या होता है कि जो भी पैसे आते हैं ना, तो उसका यूसी बोलते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट।
वो ऑडिट हो जाता है। ऑडिट भी क्या होता है, 1-2 तरीके से ऑडिट होता है। एक होता है कि गवर्नमेंट फर्म्स करती है और एक सीए फर्म्स करती है। गवर्नमेंट का फर्म होता है, एक सीए भी करती है। तो उस आधार पे ऑडिट की जाती है। ऑडिट होने के बाद उसका यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करना होता है कि सपोज करिए गवर्नमेंट ने आपको 1 लाख रुपया दिया, 1 लाख रुपए कहाँ-कहाँ खर्च किए उसका ब्यौरा होता है उसी में, लेखा-जोखा होता है और उसी लेखा-जोखा को सरकार को सबमिट करना होता है। उस आधार पे भी अगला आपका अगले साल, अगले वित्तीय वर्ष का फिर पैसा सरकार देगी, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाता है। वैसे पंचायत में भी ग्रांट जो आता है, अनुदान, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। कितना आर्टिकल होता है? 243 आई आई। 280 हाँ, बिल्कुल। 43 क्या 243 आई होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन का और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का 280 होता है। तो ये दोनों के माध्यम 243 से क्या होता है इलेक्शन का? हाँ, इलेक्शन का होता है कि आई होता है फाइनेंस। तो पैसा वहाँ से आता है ग्रांट, तो फिर उसका यूसी देना पड़ता है। अगर नहीं दे पाएँगे तो फिर वो पैसा ग्रांट रुक जाता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी ग्रांट से चलते हैं, अनुदान से चलते हैं या फंड से चलते हैं, तो वहाँ पे सारा ऐसे तो हर डिपार्टमेंट को यूसी जमा करना कंपल्सरी है। इसलिए ये पद रीड किया जाता है कि जहाँ पे फंड का ज़्यादा ये है तो वहाँ पे ऑडिट ऑफिसर होते हैं और एक ओवरऑल जिला में भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर। ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से है। इसमें इनको गाड़ी नहीं है, लेवल 9 है, रजिस्टर्ड है, गाड़ी नहीं है। गाड़ी है सर कोड नहीं है, गाड़ी नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ ये अभी कोऑपरेटिव ऑडिटर डिपार्टमेंट से ऐसे डीओ ऑफिस में हूँ अभी। मैं बात कर रहा हूँ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स का। हाँ सर उसी से बात कर रहे हैं डीओ सर का। नहीं तो वो मिला देखिए 2 चीज़ें होती है। जैसे कि मान लीजिए एस्टेट की बात कर रहा हूँ, एस्टेट को गाड़ी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अब वो मैनेजेबल हो जाती है, 2 चीज़ें हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से है उसमें नहीं। जैसे अब इसका बता रहा हूँ मैं एक और पद है, उनको भी गाड़ी नहीं है लेकिन हो जाता है वो मैनेज चीज़ें। नहीं सर ये मैनेज नहीं ये मिल गाड़ी है सभी डीओ का है। डिपार्टमेंट ठीक है, देखती देख है। लीजिएगा। जहाँ तक हमें ध्यान है कि ठीक। एक्सेप्ट कर लीजिए सर, नहीं तो वो बात नहीं हुँ। मानेगा। आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको कि मज़ा आता है जेल, थाना, तो उनके लिए अच्छा है ये। लेवल 9 का पद है, गज़ेटेड है, डीडीओ है, गाड़ी भी है। इसके सब डिवीज़न लेवल का पद होता है। ये सब रीजनल जैसे जहाँ पे जैसे मधुबनी में है तो वहाँ पे 2-3 सब डिविज़नल जेल भी है। तो वहाँ पे एक तो मंडल जेल होता है, मंडल कारा होता है, कहीं-कहीं अनुमंडल कारा भी होता है। तो मंडल कारा, मंडल का लेकिन ये होते हैं सब डिविज़नल लेवल के कैडर। तो जहाँ पे है वहाँ पे होते हैं मंडल कारा पे, वहाँ पे रिपीट करते हैं, अदरवाइज़ मंडल कारा में रहते हैं। कार्य क्या है मेन? मेन कार्य यही है कि प्रिज़न रिफॉर्म्स कैसे किया जाए और जिनके भी अगर पैरोल पे जाते हैं या किन्हीं को हियरिंग होना है, कुल मिला के बात इसमें क्या होता है कि प्रिज़न रिफॉर्म हो गया, जो व्यक्ति आ रहे हैं मिलने के लिए अपने परिजन से, परिजन उसके जब आ रहे हैं कैदी से मिलने के लिए, तो उसकी डेट की सुनवाई या अगर लग रहा है कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो फिर उनके रिपोर्ट पे ही, प्रोविज़न ऑफिसर के रिपोर्ट पे ही आगे बढ़ेगा और उसकी सुनवाई होगी जज के बिफोर और फिर वो मिल सकता है कि उनको चलो या कम कर दिया जाए, रिमिशन कर दिया जाए, रिस्पाइट कर दिया जाए, जो भी हो। तो इनका रिपोर्ट अहम होता है और पीएन रिफॉर्म्स में ये बहुत योगदान देते हैं। साथ-साथ कैदी से मिलवाना हो क्या उसको भी ये लोग देख करते हैं। रेगुलर बैठक भी होती है इस मजिस्ट्रेट के साथ। कैदी के हित में जितना अधिक संरक्षण हो सके। हाँ, बाल कल्याण समिति के भी मेंबर होते हैं जो हम लोग चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसके भी चेयरमैन ये मेंबर के रूप में कार्य करते हैं। जब भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला केस होता है उसमें एडीओ डिपार्टमेंट होता है, मतलब लेबर डिपार्टमेंट होता है, एडीसीपी होता है, एक ये भी होते हैं, उस मेंबर होता है, तो वो साथ में मिलकर के जब भी बाल श्रम उन्मूलन का कार्य होता है तो उसमें बहुत बड़ा ये है, जब अधिकारी जब जाते हैं बाल श्रम करने के लिए उसमें एलयू होते हैं, तो सभी का ट्रैक पे होता है और ट्रैक के साथ-साथ एक बार जब बच्चा उठ गया,
किसी दुकान से किसी से, तो फिर वो किसी के हाथ में नहीं आता, वो फिर सीधे कहाँ सपुर्द किया जाता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। उसके बाद सुनवाई होगी क्या करना है, बच्चे को कहाँ भेजना है, किस सुधारगिरी में। तो अच्छी व्यवस्था है इस मामले में। तो इसमें ये मेंबर भी होते हैं। इनका क्या है, प्रमोशन प्रोविजन ऑफिसर होते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफिसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। तो ये भी ठीक है, बैलेंस्ड है। ज़्यादा आप अगर किन्हीं को ज़्यादा पब्लिक डीलिंग पसंद नहीं है, पब्लिक इंटरेक्शन बहुत पसंद नहीं है, तो उनके लिए पद ठीक पद है। सर क्या इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी भी होती है? नहीं, नहीं। सहायक योजना पदाधिकारी, असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, मैं इसी का बात कर रहा था कि इसमें गाड़ी नहीं है, लेवल 9 गजेटेड तो है, लेकिन इसके ऊपर जो आपके होते हैं डीपीओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, सॉरी। उसके बाद फाइल जो साइन होता है, मतलब डीपीओ के माध्यम से पीडीडीसी का भी उसमें अप्रूवल चाहिए होता है, उप विकास आयुक्त का अप्रूवल चाहिए होता है। और कौन-कौन सी योजनाओं पे कार्य करते हैं, ये डिपार्टमेंट इनका योजना एवं विकास विभाग है। इनका ये जो योजना है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, जितने भी एमएलए होते हैं उसको 2 करोड़ पर ईयर मिलता है। सांसद एमपी लाइट्स वाला हो गया समझ में। तो ये जो भी पैसा विधायक फंड वाला आता है, सांसद फंड वाला होता है, वो खर्च जो होता है एपीओ और डीपीओ के माध्यम से होता है। और उसमें टेक्निकल जो हेल्प मिलता है वो एलईओ के इंजीनियर होते हैं, लोकल एरिया इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन। तो इसमें क्या होता है कि ये योजना विकास का ही ये वर्क्स विंग है। ये समझते हैं ना, इंजीनियरिंग विंग हर डिपार्टमेंट में पहले तो नहीं था, अब तो हर एक डिपार्टमेंट अपना-अपना इंजीनियरिंग विंग खोलते जा रहा है। उससे ये बेनिफिट हो रहा है कि टेक्निकलिटीज़ जो भी होता है कि बिल्डिंग कैसा बनेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, तो योजना विकास विभाग का एक अपना टेक्निकल विंग है एलईओ, एलएईओ, लोकल एरिया इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनके माध्यम से भी इसे मान लिया, अब कोई सपोज करिए कि पेड़ ब्लॉक बनना है, चबूतरा बनना है, कोई बिल्डिंग बनना है, तो ये तो प्रशासनिक अफसर है ना, एपीओ, डीपीओ, इनके पास तो टेक्निकल नॉलेज है नहीं। मान लीजिए कि ठीक है कोई बीटेक करके आया है, फिर भी जो कार्य महीनतम करना होता है ग्राउंड पे उसको करना हो, तो इसलिए एलईओ के इंजीनियर होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, उनके माध्यम से एस्टीमेट बनता है, मॉडल एस्टीमेट बनता है, फिर उस पे कार्य होता है। प्रशासनिक 2 तरीके का अप्रूवल होता है, टेक्निकल अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डीपीओ और डीडीसी देते हैं, टेक्निकल अप्रूवल एलईओ के जो जेई होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, उसके माध्यम से मिलता है, फिर कार्य होता है। सहायक योजना पदाधिकारी का पद जब आप डीपीओ बन जाते हैं तो ठीक-ठाक है, शुरुआत में थोड़ा-सा स्ट्रगल है, और ठीक है। पहले तो नौकरी चाहिए, जिनकी नौकरी नहीं है, जिसके पास है वो तो ठीक है। जिला नियोजन पदाधिकारी, ये लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिस तरीके से मैं बता रहा था सहकारिता वाला का, इसका भी यही है कि एलईओ अलग कैडर बना रखे हैं, एलएस अलग, बीपीएससी से ही दोनों आते हैं। तो और एक ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। अब देखिए लेबर डिपार्टमेंट का ही अब ये अलग कर दिया गया, एक विभाग बनाया गया ना, प्रवासी एवं कल्याण विभाग। किन्हीं को याद है कि नहीं याद है? प्रवासी एवं कल्याण विभाग नाम सुना है? यस सर, बनाया गया है नया विभाग, युवा कल्याण प्रवासी विभाग। 3 डिपार्टमेंट उसमें बनाए, कौन-कौन? प्रवासी नहीं था सर, युवा 3 रोजगार और डिपार्टमेंट है। कौशल विभाग, उच्च शिक्षा आयोग बनाया युवा, गया है। दूसरा उच्च शिक्षा आयोग, तीसरा विमानन आयोग बनाया गया, प्रवासी नागर तो नहीं था विमानन सर। आयोग। 3 प्रवासी नहीं है डिपार्टमेंट सर है, उसमें। प्रवासी नहीं है। अच्छा नहीं सर, उसमें प्रवासी नहीं था। नहीं, डायरेक्टेड बनाया गया, सॉरी विभाग नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्टेड बनाया गया, निदेशालय, सॉरी हाँ, डायरेक्टेड समझते हैं ना, डायरेक्टेड। देखिए ये सर एमएसएमई निदेशालय पड़ी। हाँ, देखिए जब विभाग होता है ना, डिपार्टमेंट में भी एक डायरेक्टरेट होता है, बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ना कि अलग-अलग स्पेसिफिक कार्य के लिए, तो इसी में इसमें बनाया गया है। पहले लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट में ही बहुत सारा, तो इसको बना दिया गया अलग से, वो बनाया गया निदेशालय, इसलिए बनाया गया है कि जो भी माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो भी बाहर राज्य से बाहर कार्य कर रहे हैं, तो उसके कल्याण के लिए। पहले क्या होता था कि डिपार्टमेंट सारा कुछ देखती थी, तो ऐसा हौच पौच में सब वाली स्थिति होती थी। अब उसको अलग कर दिया गया है कि डायरेक्ट उसके बॉस कौन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो आईएएस रैंक के ही होते हैं। जैसे कैसे आप इसमें देखिएगा ग्रामीण विकास
विभाग में ही जो जीविका होती है उसका अलग है, उसका डायरेक्टर होता है, जबकि ग्रामीण विकास विभाग का ही है। ग्रामीण विकास विभाग में एक तो आपका SBM है, LSBA है, जीविका भी तो ई डायरेक्टरेट के अंदर आता है, इस हाली के अंदर आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 3 विभाग तो बना, एक उच्च शिक्षा विभाग है, एक कौन सा है, एक नगर अभियान है, एक कौन सा बच गया? कौशल और युवा हाँ, विभाग। रोजगार, हाँ रोजगार कौशल, ठीक है, ये 3 विभाग है। तो ये प्रवासी कल्याण जो बना है, तो लेबर रिसोर्स में 3-4 हैं। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर भी नियुक्त होते हैं, जो कि LRD के अंदर ही आते हैं। LS जब हम आगे पढ़ेंगे, लेबर सुपरिटेंडेंट, श्रम अधीक्षक, और एक आपका LEO। ये तीनों लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के ही पदाधिकारी होते हैं, लेकिन तीनों का अलग-अलग कैडर बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट का नाम ही से क्लियर है, लेवल 9 के पद होता है, गेस्टेड है, DDO है। नियोजन से संबंधित कार्य करते हैं। नियोजन का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट उस क्षेत्र में प्राइवेट, सरकारी किसी तरीके का लगता है, समान तौर पे प्राइवेट ही, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड देखा जाता है, और ये जॉब फेयर, रोजगार मेला का आयोजन कराया जाता है इनके देख-रेख में, इनके निर्देशन में। इनके पास डेटा भी होता है, और समय-समय पे महीने में 2 बार, 1 बार जैसा रिक्वायरमेंट होता है, उनके पास एप्लीकेशन भी आता है। जैसे जो भी लोकल कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी आती है कि मेरे पास इतना खाली सीट्स हैं, 10, 15, 20 जॉब फेयर में दे दिया जाए, उस दिन रहता है। तो एक तरह से जॉब फेयर लगता है, उसमें ड्यूटी होती है, 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट सब लेकर के आना होता है। तो जिला नियोजन पदाधिकारी की निर्देशन में, अध्यक्षता में ही जॉब फेयर का, रोजगार मेला का आयोजन होता है। और तो एक सैटिस्फैक्टरी है कि आप किसी को रोजगार दे रहे हैं, आपके माध्यम से रोजगार मिल रहा है, अच्छा है, गेटेड है ही, गाड़ी है ही। और DRCC, ये DRCC में जो भी कार्य होता है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सेंटर, जो 7 निश्चय 1 के तहत, 2 के तहत जो मिल रहा, 1 के तहत ही जो बेरोजगारी भत्ता है, या आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, तो ये सारी जो योजनाएं हैं, उसमें भी इनका देख-रेख करना होता है। और साथ-साथ किस तरीके से समस्या आ रहा है, जो डेटा कलेक्ट करते हैं कि कितना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला, कितना बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, और कितने लोग स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, उस आधार पे भी इन सूचना देते हैं। और जो फेयर कराया जाता है, देखिए अच्छा है। पद का क्या हायरार्की है? DO है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर, ये जो होता है विभाग का पद होता है। तो ये आपका हो गया जिला नियोजन पदाधिकारी। गन्ना पदाधिकारी, इसमें अब तो कार्य पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है, जब से अब शुगर मिल खुल गया, 25 नया खुलने वाला है, और 9 पहले का है ना, 34 ब्राउनफील्ड। 34 हो जाएगा। उसके अलावा आपका इथेनॉल वाला जो कार्य हो रहा है, उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग का कार्य हो सकता है। इसके लिए इथेनॉल फैक्ट्री जो खुल रही है, चाहे वो भोजपुर में हो, उधर आपका कहाँ खुला था, सबसे बड़ा कहाँ खुला था? कटिहार, पूर्णिया में है सर। हाँ पूर्णिया, सॉरी, हाँ पूर्णिया, यस। तो पूर्णिया में तो कार्य इनका भी बढ़ रहा है पहले के अपेक्षा। हाँ, इनके पास लेवल 9 है, रजिस्टर्ड है, DDO गाड़ी भी इनके पास है। ये 3 देख लीजिए, ये असिस्टेंट डायरेक्टर जो है, सहायक निदेशक, ये तीनों असिस्टेंट डायरेक्टर ही होते हैं, 4 है, एक माइनॉरिटी वाले भी हैं। तो सब इनका काम क्या है? जो सोशल वेलफेयर से संबंधित, जैसे सोशल सिक्योरिटी सेल, सामाजिक सुरक्षा कोषांग किसके अंदर आते हैं? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। जो योजनाएं हैं, कौन-कौन सी योजना है, कार्य क्या होता है इनका? जिला लेवल पे ब्लॉक के हेल्प लेकर के, मतलब BDO, CO, BPR, जिसके माध्यम से इनका डेटा आ जाए। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना होता है, जिसमें 20,000 रुपये मिलता है एट द इंस्टेंट। आप सुनते हो कभी घटना घटता है, जैसे कि आपको SRT पूछा जाता है, तो अगर आपको ये पता है कि ये क्या है, जब भी घटना घटता है कि आपके यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, आप एज ए SDM है, आप क्या कार्य करेंगे? क्या-क्या आप इनिशिएटिव, क्या आप स्टेप लेंगे? आपका स्टेप क्या होगा? अगर आप ये बताते हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है कि सर, क्योंकि तत्कालीन जो लाभ दिया जा सकता है, BDO के पास होता है, या अगर पैसा नहीं है, तो इनके माध्यम से मंगाया जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर के माध्यम से 20,000 रुपया मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपया मिलता है एट द इंस्टेंट, चेक काट करके उस उग्र भीड़ को शांत किया जाता है।
तो कुछ भी नहीं हो तो आप एक पैनल मुद्दीर को समझाएंगे, साथ साथ पारिवारिक लाभ योजना के तहत एट द स्टैंड टर्म्स ऑफ 20,000 रुपये चेक काट करके दे सकते हैं ताकि उस माहौल को शांत किया जाए। इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट का भी है, 2 लाख रुपए का है इंश्योरेंस, अगर उसका लेबर कार्ड बना होगा तो ये भी आप एक सांत्वना दे सकते हैं कि एक तो हो गया पारिवारिक लाभ योजना, इसके अलावा हो गया कि लेबर इन्फोर्समेंट और फिर श्रम विभाग का जो योजना होता है, लेबर कार्ड अगर होना चाहिए उसके पास 2 लाख रुपया, आप उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR वगैरह सारा कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना होता है तो मिल सकता है। एक कबीर अंत्योष्टि योजना, माइक बंद कर लेंगे, माइक ऑन है। कबीर अंत्योष्टि योजना होता है जिसमें 3,000 रुपया उनके दाह संस्कार के लिए दिया जाता है।